स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऑसिलेशन की बात की। ऑसिलेशन के बारे में अब आपको पता है कि ऑसिलेशन हम किसे बोल सकते हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेशन का ही एक पार्ट है ना। ऑसिलेशन जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने एक स्प्रिंग ले ली, सपोज उसके नीचे एक ब्लॉक लगा दिया, अब मैंने उसको ऐसे लटकाया, उसको मैं खींच के छोड़ रही हूँ तो वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, राइट। तो उसको हम ऑसिलेशन बोल सकते हैं। या फिर ब्लॉक, फिर से हमने वही स्प्रिंग ले ली, ब्लॉक लगा दिया, उसको मैंने ऐसे खींचा फिर छोड़ दिया तो वैसे जाएगा। जब हमने सिंपल पेंडुलम लिया तो उसका भी बॉब, उसको मीन पोजीशन से उसको हमने हटाया और फिर छोड़ दिया तो वो ऐसे ऐसे मोशन करेगा। तो ऐसा जो मोशन है उसमें क्या हो रहा था, वो मोशन रिपीटेटिव मोशन था, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वो मोशन रिपीट हो रहा था, एक चीज़। सेकेंड चीज़ कि वो जो ऑसिलेटिंग जो बॉडी है उस पर फोर्स लगा रहा था, वो फोर्स कैसा था, तो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसकी डायरेक्शन कुछ उससे क्या थी, ऑपोजिट, मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए, ओके। और ऐसा जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ऐसा मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइन या कॉस फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो फंक्शन कैसे है, हार्मोनिक फंक्शन है। तो हमने एक इक्वेशन भी बनाया कि कोई अगर बॉडी है और वो ऑसिलेशन कर रही है, सपोज सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही पर्टिकुलर बात करते हैं, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसका इक्वेशन, उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, a cos ओमेगा t प्लस फाइव या फिर a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ऐसा उसका फॉर्म होगा तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हमारा जो टॉपिक है, उससे पहले जो एक डिस्प्लेसमेंट, जो कोई पर्टिकुलर बॉडी है वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है वो एक्स एक्सिस पर, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बात की है, लेकिन पहले मैं ये टॉपिक करवा रही हूँ, उसके बाद वो सेम टॉपिक लेने वाली हूँ इसी लेक्चर में, लेकिन पहले ये टॉपिक हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई सर्कुलर मोशन है तो उसको आप देखो, सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसके नीचे मैंने बॉल जो है उसको बांध दिया, उसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ओके। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। और वही चीज़ को सपोज मैंने एक स्क्रीन ले ली, सपोज एक स्क्रीन है और वहाँ पर ये जो बॉल है उसकी मूवमेंट हम देख रहे हैं, तो वो मूवमेंट हमें कैसी मिल रही है, तो दोनों को आप एक साथ देखोगे तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको मूवमेंट मिल रही है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको देखने को मिलेगा। वो चीज़ अभी मैं प्रूव कर रही हूँ और उसकी हेल्प लेके मुझे आपको एक वर्ड सिखाना है, वो है फेज। पहले होगा इनिशियल फेज और सेकेंड चीज़ होगी फेज, और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला भी हम यहाँ से बनाने वाले हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझना। देखो, जैसे मैंने बताया कि एक मैंने बॉल ले लिया और उसको स्ट्रिंग के साथ बांध दिया, तो आप सोच सकते हो ये इसका सेंटर हो गया और ये है हमारी स्ट्रिंग और ये हमारा बॉल जो है वो इस पर ऐसे मोशन कर रहा है, ओके। और वही सेम चीज़ को हम यहाँ पर स्क्रीन पर देखने वाले हैं कि जो बॉल है हमारा वो स्क्रीन पर, उसका सपोज शेडो दिख रहा है, तो वो शेडो हमें कैसा दिखेगा, हमने एक टॉर्च लगाई और डार्क रूम सपोज ले लिया तो उसका मोशन हमें यहाँ पर कैसे दिखेगा, वो चीज़ हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में देखने वाले हैं। तो पहली चीज़ देखो कि यहाँ पर जब आपका बॉल यहाँ पर है तो उसका शेडो आपको यहाँ पर दिखने वाला है। ये पॉइंट को मैं कुछ पॉइंट P बोल रही हूँ। अब ये जो है बॉल सपोज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो कुछ टाइम बाद वो उसकी पोजीशन यहाँ पर होगी, तो उसका शेडो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओके। सपोज इसको पॉइंट Q मैं बोल रही हूँ। थोड़ी देर बाद वो बॉल यहाँ पर पहुँच रहा है तो उसका शेडो आपको इसके सामने यहाँ दिखेगा, ये पॉइंट मैंने R बोल दिया। अब देखो, वो बॉल जब यहाँ आएगा तो उसका शेडो आपको कहाँ दिखेगा, Q पर दिखेगा। फिर जब बॉल यहाँ पर आने वाला है तब इसका शेडो आपको P पर दिखेगा। जब बॉल यहाँ आएगा तो उसका शेडो आपको यहाँ पर कुछ S पर दिखने वाला है। फिर वो यहाँ आ गया तब इसका शेडो यहाँ T पर दिखेगा। फिर वापस यहाँ आया तो वो S पर दिखेगा। फिर यहाँ आएगा तो P पर, यहाँ आएगा वापस Q पर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बॉल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन बॉल का जो हमें शेडो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है उसका मोशन कैसा है। सपोज यहाँ से इसने स्टार्ट किया तो यहाँ से ऊपर गया, फिर वो वापस आया, राइट, फिर वो नीचे गया, फिर वो वापस आया, तो वही मोशन वो रिपीट करने वाला है। तो ये जो मोशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारा जो कोई पार्टिकल है वो अगर ऐसा मोशन कर रहा है तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं,
ओके, तो उसी चीज़ को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया हो गया कि यहाँ से सपोज आप सोचो कि जैसे हमने पेंडुलम लिया था तो उसका बॉब क्या कर रहा था, यहाँ इसकी मीन पोजीशन थी, वो यहाँ गया फिर वापस यहाँ आया, यहाँ गया फिर वापस यहाँ आया, तो ऐसे वो ऑसिलेट करता है। ओके, तो सेम वे यहाँ पर भी यही हो रहा है कि हमारा जो बॉल है यहाँ से ऊपर गया फिर वापस आया, फिर यहाँ गया फिर वापस आया, तो इसने ऐसे ऑसिलेशन किया, हम बोल सकते हैं ऐसे मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हो। ओके, तो ये चीज़ थी। अब मुझे यहाँ पर एक वर्ड समझाना है, वो है इनिशियल फेज और उसके बाद फेज, ये वर्ड आपको समझाना है। तो देखो आप ऐसे सोचो कि सेम वे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ कि ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया है जिसका रेडियस सपोज मैं ले रही हूँ कैपिटल ए, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। हमारा कोई पार्टिकल है सपोज वो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पर उसने उसकी पोजीशन एट टाइम टी इक्वल टू 0 यहाँ पर थी, या इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट बोल रही हूँ। तो उसने देखो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया, इतना एंगल बनाया, तो जितना वो एंगल बना रहा है उसी को हम बोल सकते हैं फाई को इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज मतलब और कुछ नहीं है, वो एंगल ही है। एंगल कौन सी एक्सिस के साथ बना है, एक्स एक्सिस के साथ, एट टाइम टी इक्वल टू 0। तो आपका जो पार्टिकल है उसने कहाँ से अपना मोशन स्टार्ट किया, वो मोशन जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है वो उसका क्या हो गया, इनिशियल फेज। जैसे मैंने बताया कि एक्स एक्सिस के साथ उसने इतना एंगल बनाया, सपोज 45 डिग्री एंगल बनाया होता तो फाई की वैल्यू होती 45 डिग्री, या फिर बोल सकते हो π/4। अगर वो यहाँ पर होता, एक्स एक्सिस पर ही होता, तो उसका मतलब क्या होता, फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हो 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ वो 0 एंगल बना रहा है। सपोज इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर होती तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ओके, तो आप बोल सकते थे इनिशियल फेज कितना होगा, 90 डिग्री। तो इनिशियल फेज मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस के साथ आपका पार्टिकल कितना एंगल इनिशियल, मतलब जब उसने मोशन की शुरुआत की टी इक्वल टू 0 टाइम पर, तब उसने कितना एंगल बनाया, उसी को आप बोल सकते हो इनिशियल फेज। ओके, अब देखो यहाँ पर आपका जो पार्टिकल है, सपोज मैंने बोला वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आफ्टर टाइम पीरियड टी, मतलब कितना टाइम हो गया, टी इक्वल टू टी, तो वो उसकी एंगुलर स्पीड सपोज है ओमेगा, तो उसके बाद वो यहाँ पर आ रहा है, तो वो यहाँ पहुँचा, तो उसने इतना एंगल बनाया है ना, इतनी जो उसकी ओमेगा अगर स्पीड है तो आप जानते हो कि ये कितना, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उसको आप लिख सकते हो ओमेगा इंटू टी, क्योंकि आप जानते हो v इज वेलोसिटी या फिर स्पीड इक्वल टू, आपके पास क्या है फॉर्मूला, v इक्वल टू d/t। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा है, एंगुलर, तो d इक्वल टू आप थीटा ले सकते हो, और v क्या होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है आपके पास, ओमेगा इंटू टी। तो इसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया ओमेगा इंटू टी, तो एट टाइम t इक्वल टू टी इसकी पोजीशन यहाँ पर है, तो टोटल एंगल कितना बन गया, ओमेगा t प्लस फाई। एक्स एक्सिस के साथ टोटल एंगल, उसको अगर मैं थीटा लिखूँ तो थीटा इक्वल टू क्या एंगल बन रहा है, ओमेगा t प्लस फाई। तो इसी को आप बोल सकते हो फेज एट टाइम t। देखो सिर्फ फाई लिखा है, तो फाई मतलब इनिशियल फेज, इनिशियल फेज मतलब एट टाइम t इक्वल टू क्या हो गया 0, और मैंने जो थीटा लिखा मतलब ओमेगा t प्लस फाई, वो क्या है, फेज ही है, लेकिन एट टाइम t, कौन से टाइम में, t टाइम में जितना एंगल बना है वो टोटल इतना है ओमेगा t प्लस फाई, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फेज। ओके, तो ये आपके पास फेज जो शब्द है उसको ऐसे हम आप समझा सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी फॉर्मूला जो हमने पहले भी लिखी थी, तो वही चीज़ हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं कि कैसे उसकी फॉर्मूला वो बन रही है। जैसे मैंने बोला a cos ओमेगा t प्लस फाई, a sin ओमेगा t प्लस फाई, तो कैसे आप बना सकते हैं, तो फिर से हम वही सर्कल ले रहे हैं यहाँ पर, जिसका रेडियस सपोज मैंने फिर से ले लिया कैपिटल A। यहाँ पर वही चीज़ है कि सपोज एट टाइम t, जैसे हमने यहाँ पर प्रूव किया कि हमारा जो पार्टिकल है उसने कितना एंगल टोटल बनाया है, ओमेगा t प्लस फाई, एक्स एक्सिस के साथ उसने टोटल एंगल बनाया है ओमेगा t प्लस फाई, तो ये इसका रेडियस कैपिटल A है,
राइट। तो यहाँ पर हम इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अगर मुझे बनाने हैं तो एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा और एक कंपोनेंट ऐसे बनेगा। ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बन गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे z बन रहा है, तो ये एंगल जो है वो ओमेगा टी प्लस फाई है, तो ये भी ओमेगा टी प्लस फाई ही होगा। या फिर आप पर्टिकुलर इसी पॉइंट पर अगर मैं बात कर रही हूँ, इसी को लेकर हम समझ सकते हैं कि ये कैपिटल A है, तो इसने x एक्सिस के साथ कितने एंगल बनाया है, ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, a cos ओमेगा टी प्लस फाई। तो y कंपोनेंट क्या होगा, तो आप लिख सकते हो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये सिंपल चीज़ हो गई आपके पास। फिर से मैं बोल रही हूँ, यहाँ ये जो हमारा सर्कल है उसका रेडियस है कैपिटल A। एट टाइम t इक्वल टू टी आपका पार्टिकल यहाँ पर था पॉइंट P पर, तो उसने टोटल एंगल बनाया था ओमेगा टी प्लस फाई। तो उसने x एक्सिस के साथ इतना एंगल बनाया। तो आप जानते हो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जब हम लेते हैं जिसके साथ वो एंगल बन रहा है उसको हम cos लिखते हैं, और उसके सिवा जो बच गया वो कंपोनेंट साइन होता है। तो x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है इसलिए मैंने वहाँ पर cos लिखा है, और रेडियस a था तो मैंने a लिख लिया। अगर b होता तो हम b लिख सकते थे। और y कंपोनेंट क्या हो गया, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसीलिए आप बोल सकते हैं जब x एक्सिस पर मोशन हो रहा है, सपोज ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है, तो तब हम इक्वेशन नॉर्मली ये यूज़ कर सकते हैं, और जब ऐसे मोशन हो रहा है अलोंग y एक्सिस तो हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है यही यूज़ करना, लेकिन नॉर्मली हम ये ले सकते हैं। x एक्सिस के अलोंग है तो cos और y एक्सिस के अलोंग है तो sin। ये इक्वेशन हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। फेज़ क्या है, इनिशियल फेज़। इनिशियल फेज़ मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0 आपका पार्टिकल कहाँ से अपनी मोशन की शुरुआत कर रहा है, तब उसने x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया है दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज फाई। जब टाइम पीरियड t होगा तब टोटल जो एंगल बन रहा है ओमेगा t प्लस फाई, ये एंगल जो बन रहा है उसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल, सिर्फ फेज वर्ड यूज करेंगे एट टाइम t इक्वल टू टी। ओके, जिसके अकॉर्डिंग हमने दो कंपोनेंट्स ले लिए और उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला भी बना दी। तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी थी, तो ये हो गया। ओके, अब और एक चीज़ है, इसके अकॉर्डिंग हमारी बुक में जो है वो इलस्ट्रेशन भी है, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं फिर से जो मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारी टेक्स्ट बुक में जो मैंने बोला, इससे पहले वाला टॉपिक जो समझाया है वो मैं बोल रही हूँ। सपोज ये हमारा कोई ऑसिलेटर है, इसकी मेन पोजीशन है x इक्वल टू 0, वो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू प्लस ए के बीच में ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है। तो अगर वो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पर, जैसे मैंने इक्वेशन थोड़ी देर पहले लिखा था कि x एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहा है वो ऑसिलेशन, तो आप इक्वेशन क्या लिख सकते हो, a cos ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ पर लेट फाई इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, सपोज 0। तो ये हमारा इक्वेशन सिर्फ इतना ही बन गया, x ऑफ t इक्वल टू a cos ओमेगा t, वेर ओमेगा इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 पाई बाय t, राइट। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, t की अलग अलग वैल्यू लेंगे, उसके अकॉर्डिंग x क्या होगा वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर एक टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू आप 0 लोगे तो ये टर्म 0 हो गई, तो ये हो गया पूरा टर्म cos 0। cos 0 के वैल्यू होती है प्लस a, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, प्लस a, है ना। तो टाइम t इक्वल टू 0 है, राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब आपका जो पार्टिकल होगा एट टाइम t इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा। ओके, जब t इक्वल टू, यहाँ पर मैं टाइम पीरियड है उसको t/4 ले रही हूँ। रीज़न समझो आप, देखो आपका जो पार्टिकल है वो यहाँ से शुरुआत की, सपोज यहाँ से शुरुआत की उसने, तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। जब वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आया तब उसने एक ऑसिलेशन ख़त्म किया, तो टोटल टाइम t लगा, तो उसमें हम 4 पार्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ से 1, 2, देन 3 एंड 4। इसीलिए अच्छा ऐसे सोचो, यहाँ से उसने स्टार्ट किया तो वो ऐसे ही जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, राइट।
तो टोटल जो टाइम है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड हम T/4, देन 2T/4, देन 3T/4 एंड 4T/4 मीन्स T, और उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है वो चेक कर सकते हैं। तो देखो t = T/4 लोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो a cos 2π/t है और स्मॉल t की जगह पर लेना है मुझे T/4, t एंड t कैंसल आउट हो गया एंड 2 2 = 4, तो π/2 बचा, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0। तो एट टाइम इक्वल टू T/4 आपका जो पार्टिकल होगा वो यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, x = 0 पर, राइट, क्योंकि हमारा आंसर 0 मिला। अब t = 2T/4 लेना है, तो 2T/4 लोगे आप, तो देखो 2π/t इंटू स्मॉल t की जगह पर मुझे क्या लेना है 2T/4। तो देखो आप ये तो कैंसल आउट हो गया, t एंड t कैंसल आउट, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो आपका आंसर आया -a। तो अब आपका पार्टिकल यहाँ जाएगा -a पर। फिर से 3T/4 आप लोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, cos 2π/t इंटू 3T/4, तो 2 2 = 4, आपका आंसर आया 3π/2, cos 3π/2 की वैल्यू क्या होगी 0, तो वो आपका पार्टिकल फिर से यहाँ आएगा। देन t = t, आपका आंसर क्या आएगा, a आएगा, चेक कर सकते हो आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है, देखो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो ऐसे वो मोशन अपना रिपीट कर रहा है। तो ऐसे आप उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो दिखा सकते हैं। देखो कहाँ गया, a, देन 0, देन -a, देन 0, देन a, ओके, मतलब ये हो गया, देखो a, ये सपोज 0 है, ये -a है, a 0 -a 0 a, ओके। तो ऐसे उसने एक ऑसिलेशन टाइम पीरियड t में ख़त्म किया, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वापस वो वहीं पर आ गया। तो इसका अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, यहाँ पर हमने टाइम पीरियड t ले लिया और यहाँ पर x सपोज ले लिया, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, एज टाइम t = 0 उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ था, +a पर, ओके, यहाँ पर +a लिख रही हूँ, -a लिख रही हूँ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ था। एट टाइम इक्वल टू T/4 क्या हो गया हमारा आंसर 0, तो वो ऐसे आएगा 0। देन क्या हो रहा है उसके बाद 2T/4 है जब टाइम पीरियड, तो आंसर क्या है -a, तो -a मतलब यहाँ आ गया, तो आप यहाँ आ सकते हो। 3T/4 है तब क्या हो रहा है आपका आंसर 3T/4 के लिए 0, तो वो ग्राफ ऐसे होगा, ओके। फिर टाइम t पर आपका आंसर +a आया, ओके, तो ऐसा ग्राफ बना। फिर वही चीज़ रिपीट होने वाली है, तो ये हो गया टाइम पीरियड t, उसके बाद सेम चीज़ रिपीट होने वाली है, तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये हो गया उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी डिरेक्शन में, उस एक तरफ +a, सेकेंड बीजी तरफ दूसरी तरफ है -a, मतलब कि आप जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोल सकते हो, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड, जो हम यहाँ पर कैपिटल A लिख रहे हैं, तो उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो अलग अलग मोशन के लिए हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, बुक में यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ v = 0 है, यहाँ v मैक्सिमम है, वो क्यों है वो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम वेलोसिटी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ओके। तो यहाँ पर ये हमने डिस्प्लेसमेंट को ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अब जो हम यहाँ पर अलग अलग ग्राफ क्या उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पर सपोज मुझे एक ही ग्राफ में दो अलग अलग मोशन दिखाने हैं, जैसे मैंने बताया कि एक मोशन हमने ऐसे दिखाया, एक ग्राफ ऐसे बना, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, कैपिटल A, ओके। सेकंड मुझे ग्राफ अगर ऐसा बनाना है कि कोई दूसरा कोई मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है जिसका एम्पलीट्यूड तो सेम ही, सॉरी एम्पलीट्यूड अलग है इससे, लेकिन टाइम पीरियड सेम है, मतलब सेम टाइम पीरियड उसी टाइम में वो अपना मोशन रिपीट कर रहा है, तो देखो उसका ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। तो देख सकते हैं टाइम पीरियड t में ही उसने अपना ऑसिलेशन खत्म किया, लेकिन उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक है ना। इसका मतलब ये जो ग्राफ हमें दिखा रहा है उसमें क्या है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है लेकिन टाइम पीरियड क्या है, सेम ही है, ओके। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर और एक ग्राफ बना सकते हैं हम, टाइम पीरियड t अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का ही ग्राफ है। सपोज मैंने एक ग्राफ ऐसा कुछ बनाया, ओके, एक मोशन के लिए मैंने ऐसा बनाया, दूसरा मोशन हम ऐसा दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर,
देखो यहाँ पर टाइम पीरियड अलग अलग है। जैसे हमने देखा कि इसने एक ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद वो चीज़ रिपीट हो रही है, तो उसने टाइम पीरियड इतना लगाया। यहाँ पर देखो आप, ये मैंने येलो लाइन में ड्रॉ किया है, वो ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर वो यहाँ से रिपीट हुआ, तो इसका टाइम पीरियड इतना है, पहले का इतना था। तो दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो ऐसे आप अलग अलग ग्राफ भी बना सकते हैं। इनिशियल फेज अलग अलग हो तो भी अलग ग्राफ बनेगा। एक का इनिशियल फेज है, सपोज एक का ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, उसने ऐसे यहाँ से शुरुआत की, तो एक का सपोज ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो इसका इनिशियल, दोनों में कुछ फेज का डिफरेंस है। मतलब ये जो फाई जो टर्म है दोनों में अगर अलग अलग होगी तो आप सोच सकते हैं, सपोज मेरा इक्वेशन ऐसा था, x ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। तो अगर किसी में फाई इक्वल टू 0 होगा तो आपका ये टर्म अलग आंसर बनाएगा। फाई इक्वल टू सपोज माइनस पाई बाई 4 है तो आपका टर्म अलग आंसर बनाएगा। तो इसीलिए ये आंसर आपको अलग अलग मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए अलग अलग ग्राफ हो गए, जो क्या आपको शो कर रहे हैं वो समझना ज़रूरी था। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सारे जो फंक्शन है, जो रिपीटेटिव फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो इक्वेशंस लिखे हैं, सपोज यहाँ पर मैं फाई इक्वल टू 0 ले रही हूँ, तो ये फंक्शन मैंने ऐसा ले लिया है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। और आप जानते हैं एट टाइम टी में अगर कैपिटल टी टाइम ऐड करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि आफ्टर टाइम इंटरवल टी वो चीज़ रिपीट होती है इसीलिए। तो आप जो है वो दोनों को सेम वे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो टर्म है ए कॉस ओमेगा टी, उसका आंसर और ए कॉस ओमेगा इंटू टी प्लस टी, दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो यहाँ पर आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं कि ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस ये जो ओमेगा इंटू कैपिटल टी है उसको मैं 2 पाई क्यों लिख रही हूँ। उसका रीज़न है कि आप जो है आप यूनिट सर्कल के बारे में जानते हैं, एंगल 0 है, फिर आप घूम के यहाँ पर आए तो 2 पाई हुआ, तो 2 पाई के बाद वही चीज़ रिपीट होती है ना। यहाँ t प्लस 0 सोचो तो यहाँ पर t प्लस 2 पाई होगा, तो 2 पाई रेडियन के बाद वही चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए तो यहाँ पर उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो 2 पाई के बाद वो चीज़ रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने उसको लिखा है। इसका मतलब ये हुआ ओमेगा इंटू टी प्लस टी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 2 पाई लिख सकते हैं। क्यों? कैपिटल टाइम टी पीरियड के बाद वही सर्कल, यूनिट सर्कल में सोचो तो एंगल कितना होगा, 2 पाई। देखो यहाँ से स्टार्ट किया, फिर आप यहाँ पर घूमकर वापस आए, तो एक आपने मोशन एक खत्म किया, तो उसके लिए जो टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड टी बोलते हैं, और एंगल कितना बना, 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई के बाद वही चीज़ रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। ओके, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये आपका आंसर हुआ ओमेगा टी प्लस ओमेगा इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 2 पाई। ओमेगा टी कैंसल, देन आप लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू टी को यहाँ पर लेकर जाओ तो 2 पाई बाई टी। तो ये एंगुलर स्पीड जो है उसका आपके पास इक्वेशन बन गया, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी बुक में जो इलस्ट्रेशन दिए हैं वो अभी हम समझने वाले हैं, दोनों इलस्ट्रेशन 3 एंड 4। पहले बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 3 की। Which of the following functions of time represent simple harmonic motion? And second, periodic but not simple harmonic. Give the period for each case. देखिए यहाँ पर दो है हमारे पास, फर्स्ट है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। यहाँ फिर से हमने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में सेकंड में किया था वही चीज़ कर रहे हैं, √2 से मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड अगर इसको कर रहे हैं और 1/√2 को अंदर लेकर जाए, 1/√2 को, तो क्या टर्म बनेगी, 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 कॉस ओमेगा टी। 1/√2 मतलब आप जानते हैं साइन π/4 की वैल्यू भी 1/√2 है, कॉस π/4 की वैल्यू भी 1/√2 है, इसलिए 1/√2 की जगह पर हम कॉस π/4 लिखे और यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/4। तो आपका आंसर क्या बन गया, देखो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको आप लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा। मतलब कि आपकी टर्म हो गई √2 इंटू साइन अल्फा मतलब ओमेगा टी माइनस π/4। तो ये इक्वेशन का फॉर्म कैसा है आपका, तो
ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई जैसा फॉर्म है, इसलिए आप बोल सकते हो यहाँ पर एम्पलीट्यूड √2 है ना। ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी या फिर टी इक्वल टू है 2 पाई बाय ओमेगा एंड इनिशियल फेज फाई इक्वल टू क्या है आपका आंसर -π/4। ओके, तो ये आप इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये मोशन कैसा होगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि उसका फॉर्म कैसा है ऐसा। ओके, सेकेंड इक्वेशन दिया है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा बाई 2। मतलब कि आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2 या फिर 1/2 - 1/2 cos 2 ओमेगा टी। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर cos 2 ओमेगा टी है, इसलिए ये पीरियोडिक मोशन हो गया, राइट, जिसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा मतलब यहाँ है 2 ओमेगा, इसीलिए आप बोल सकते हैं ये पीरियोडिक मोशन है। वो टाइम पीरियड t के बाद वो रिपीट होगा, लेकिन इसकी मीन पोजीशन 0 नहीं है, कितनी है 1/2। तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इलस्ट्रेशन 4। ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया है देखते हैं। देखिए इसमें कि हमें बताया द फिगर गिवन बिलो depicts two circular motion, the radius of the circle, the period of revolution, the initial position and the sense of revolution are indicated in the figure. Obtain the simple harmonic motions of the x projection of the radius vector of the rotating particle p in each case. देखिए फर्स्ट केस जो हमें दिया है उसमें आप देख सकते हैं सर्कुलर मोशन है, जिसका रेडियस हमें दिया है कैपिटल A। यहाँ पर एट टाइम t इक्वल टू 0 ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। उसके बाद आपका जो पार्टिकल है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और टाइम t इक्वल टू t पर वो यहाँ पर पहुँच रहा है। ओके, और कैपिटल T इक्वल टू हमें दिया है 4 सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एट टाइम t इक्वल टू 0 जो एंगल बन रहा है, एंगल थीटा अगर मैं बताऊँ तो O है और P, ये P है, तो OP makes an angle with x axis इक्वल टू कितना है 45 डिग्री, मतलब आप लिख सकते हो π/4। अब वो ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल बनाएगा इन टाइम t वो कितना होगा ओमेगा t। तो आफ्टर टाइम t आप क्या लिख सकते हो, आफ्टर टाइम t एंगल जो बनेगा थीटा वो कितना होगा ओमेगा t टोटल हो जाएगा प्लस π/4। तो यहाँ पर ये टोटल एंगल इतना है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एक्स प्रोजेक्शन मतलब x ऑफ t इक्वल टू क्या होगा, तो आप इतना रेडियस a है और टोटल एंगल इतना बन रहा है, तो x के साथ अगर एंगल बना रहा है तो वो कंपोनेंट कैसा होगा कॉस, क्या होगा ओमेगा t प्लस π/4। तो अगर इसको हम कंपेयर करें किसके साथ, a cos ओमेगा t प्लस फाई के साथ, देन इनिशियल फेज फाई इक्वल टू आप बोल सकते हो कितना हो गया π/4। और ओमेगा की जगह पर अगर मैं लिखूँ 2 π/t, वह t इक्वल टू हमें दिया है, आप देख सकते हो कैपिटल T इक्वल टू दिया है 4 सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम 4 सेकेंड रखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 2 π/4 और 2 2 ज़ा 4 होता है, राइट, तो π/2t ये हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा। अब सेकेंड जो दिया है उसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है हमारा जो पार्टिकल है वो इनिशियल यहाँ उसका पोजीशन t इक्वल टू 0 पर यहाँ दिया है। ओके, मतलब इनिशियल जो एंगल बनेगा वो एट टाइम t इक्वल टू 0 एंगल इक्वल टू कितना है, एंगल विथ x एक्सिस इक्वल टू कितना हो गया 90 मतलब आप बोल सकते हो π/2। वो ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज और टाइम t इक्वल टू t पर सपोज वो यहाँ पर पहुँच रहा है, तो टाइम t में उसने इतना एंगल टोटल कवर किया, वो है ओमेगा t। तो टोटल एंगल अब कितना बचा, ये एंगल कितना होगा, तो 90 में से ओमेगा t माइनस करना पड़ेगा, टोटल ये 90 था।
ओके, तो अब ये थीटा इक्वल टू एट टाइम t इक्वल टू टी, थीटा कितना बन रहा है, तो क्या होगा π/2 माइनस ओमेगा टी। 90 में से इतना एंगल माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इतना टोटल एंगल था, आप ऐसे आए तो अब एंगल इतना बना है ना, तो वो क्या हो गया 90 माइनस ओमेगा टी। तो अब x प्रोजेक्शन क्या होगा, तो x प्रोजेक्शन क्या होगा x ऑफ t इक्वल टू, इसका जो रेडियस है वो आई थिंक b दिया है, ओके तो लिख सकते हो b कॉस क्या होगा एंगल π/2 माइनस ओमेगा टी। और आप जानते हैं इसमें अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, इसीलिए आप इसको कॉस ओमेगा टी माइनस π/2 लिखेंगे, वन एंड द सेम थिंग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप उसको ओरिजिनल इक्वेशन के साथ उसको इक्वेट करेंगे देन वी कैन राइट फाई इक्वल टू क्या हो गया इनिशियल फेज माइनस π/2, क्योंकि हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है b कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, तो फाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर माइनस π/2, वेर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t एंड कैपिटल T इक्वल टू हमें 30 सेकेंड आई थिंक दिया है, यस 30 सेकेंड, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो आज हमने जितना भी किया है अच्छे से आप रिपीट कर लेना, बहुत ही चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है।